नैब अमेंडमेंट केस तो एक ऐसा मामला था जिस पे इमरान खान साहब, आपको पता है कि जेल जाने से पहले काफ़ी कोशां थे और वो चाहते थे कि वापस हो जाएं तमाम तर नैब अमेंडमेंट्स। देखें, उनकी जहाँ तक बात है या उनकी बात में जहाँ तक वज़न का ताल्लुक है, तो मैं समझती हूँ कि इस केस में इमरान खान साहब का जो स्टांस है, वो कई एतबार से प्रिवेल करता है। नंबर वन तो बात ये है कि बिल्कुल बात ये सही है कि जिस रोज बल्कि शहबाज शरीफ साहब की ओथ टेकिंग थी बतौर प्राइम मिनिस्टर, उस दिन उनकी नैब में पेशी थी। और वो उस पेशी पे हमें याद है, सबको पता है, कॉमन याददाश्त की बात है कि वो पेशियां शहबाज शरीफ साहब हमेशा सेहत की गर्ज से अवॉइड करते थे और कहते थे कि सेहत उनकी इजाजत नहीं देती, बिलखुसूस उनकी जो कमर के दर्द का प्रॉब्लम है वो आड़े आ जाता है, जिस वजह से वो पेशियों पर नहीं जा सकते। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बनने का या ओथ टेकिंग का मामला था, तब शहबाज शरीफ साहब हमें माशाल्लाह अच्छी सेहत में, अच्छी हेल्थ में नजर आए और उन्होंने तमाम तर वो जो ओथ टेकिंग के फराइज थे या जो फॉर्मेलिटीज थी वो उन्होंने सर अंजाम दी। तो बहुत स्टार्क डिफरेंस तो था बहरहाल। और फौरी तौर पर हुकूमत का इक़्तिदार में आने के बाद, यानी पीडीएम हुकूमत का इक़्तिदार में आने के बाद उन तमाम नैब अमेंडमेंट्स को वापस लेना, वो भी एक बहुत अहम निशानी थी इस बात की कि शायद यही चीज़ इनको फंसी भी थी और यही इसी चीज़ की वजह से ज़्यादातर इन हुकूमत को प्रॉब्लम थी। तो बहरहाल ये उसकी वजह से जो है वो ये इन्होंने फ़ौरन इसको वापस लिया जैसे ही इक़्तिदार में आए। लेकिन ये मैं समझती हूँ इतना चुभता हुआ टॉपिक है और इतना एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बहुत बात कर सकते हैं। वक्त कम पड़ेगा लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं। मैं कोशिश करूँगी कि महदूद टाइम में ही कुछ बातों को कवर करने की मैं कोशिश कर पाऊँ। बिल्कुल ठीक है, नैब अमेंडमेंट्स का जो है वो खान साहब ने इस्तेमाल किया था अपने मुखालफिन को ठिकाने लगाने के लिए और सब कुछ था। अब जब शहबाज शरीफ साहब या पीडीएम हुकूमत या पूरी की पूरी जो पीडीएम है वो आई है इक़्तिदार में, अब तो खैर उसको शायद पीडीएम भी नहीं कह सकते क्योंकि पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब तो आउट हैं पूरी इक्वेशन से। लेकिन नंदलेस जब ये लोग इक़्तिदार में आए हैं तो अब बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो नैब के तमाम तर केसेस थे जो इन लोगों के खिलाफ थे, वो तो बंद हो गए हैं। यानी हुकूमती लीडरशिप का एक भी बंदा नहीं है जिसके खिलाफ नैब की कोई इंक्वायरी चल रही हो या कोई केस चल रहा हो या इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। सारे पुराने जो मामला थे वो बंद हो गए। और उसके अलावा जो दूसरा जो मामला था, जो यानी कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने नैब केसेस अब जो खुल रहे हैं, जैसे कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है, वो भी जो है वो नैब देख रहे हैं और नैब उसके ऊपर रेफरेंसेस वगैरह भी दायर करते हैं। तो तमाम तर जो अब नैब का फोकस है वही पहले की तरह अपोजिशन की तरफ या मुखालफिन की तरफ, हुकूमत वक्त के मुखालफिन की तरफ नजर आता है। पहले भी वो लोग पीएमएलएन का एक एक बंदा उन्होंने पकड़ा, ढूंढ ढूंढ के उनके बंदों को जो है खोद खोद के जमीनों के अंदर से और आसमान तोड़ के निकाला। और ये जो है ये उसके बाद उनको पकड़ा, फिर उनको जेलों में रखा, साल जेलों में रहे हैं पीएमएलएन के लोग। साद रफीक के मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक्ट है कि बस कर दें, कोई अल्लाह का खौफ करें, आपने साल से जायद एक अरसे तक एक बंदे को आपने रखा है जेल में जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के गर्ज से। तो बहरहाल ये सारे मामला अपनी जगह पर मौजूद थे और अभी भी हम यही देखते हैं बदकिस्मती से कि वही नैब जो है अब उन तमाम लोगों के खिलाफ चुप हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो नैब दौड़े लगा रही है। जहां तक अमेंडमेंट केस का ताल्लुक है, आपको पता है ये एक ऐसा मामला है जिसपे इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मैं जेल में हूं लेकिन मैं खुद आकर पेश होऊंगा क्योंकि मैं इसके अंदर पिटिशनर हूं। बतौर पिटिशनर मैं समझती हूँ इमरान खान साहब को कई दफा उनकी वीडियो प्रेजेंस करवाई गई है। ये भी हमें याद है, रिकॉर्ड का मामला है कि तमाम जो जिसे कहते हैं ना तवज्जो और नजरें मरकूज हो जाती थी एक रात पहले जब ये इमरान खान साहब की अगले रोज पेशी होती थी, तो सारे लोग इसी कश्मकश में होते थे कि अब जो लाइव प्रोसीडिंग्स चलती हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को जिसको करने का उनका एक बड़ा इंक्लिनेशन है कि मैं लाइव दिखाऊं आवाम को, तो हम यही सोचते रह जाते थे कि अब ये कल जब खान साहब पेश होंगे, खान साहब का वैसे तो मीडिया पे नाम लेने पे पाबंदी है, उनकी तस्वीर दिखाना तो दूर की बात है, तो अब जब वो कल पेश होंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे या चीफ जस्टिस क्या कहेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि नहीं, मैंने जो एक रिवायत कायम की है या मैंने जो एक कानून बनाया है कि लाइव प्रोसीडिंग्स चलेंगी वही होगा? क्या वो प्रिवेल करेंगे या फिर दूसरी तरफ की बात प्रिवेल करेगी कि इमरान खान साहब का कहीं पर भी ना जिक्र आएगा ना नाम आएगा? बहरहाल जब वो अगली सुबह होती थी तो हमेशा ही हमने देखा है कि खान साहब की वीडियो पेशी के दौरान बिल्कुल वो लाइव सुप्रीम कोर्ट की समाज जो है उसको ताले लग जाते थे और उसका जो है उसका दमखम वहीं ख़त्म हो जाता था और वो लाइव नहीं दिखाया जाता था। फिर उनकी वो तस्वीर जो है वो आपको याद है, गालिबन शौकत बसरा साहब ने, शौकत बसरा साहब वैसे कॉन्फिडेंशियली हमसे ये बात मान भी चुके हैं
کہ وہ جو تصویر نکالی تھی نا پیشی کے دوران سپریم کورٹ سے، خان صاحب کی جو ایک پکچر لی تھی جو کہ پھر پھیلی تھی، کافی وائرل ہوئی تھی، غالباً انہوں نے لال رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی یا بلو قمیض پہنی تھی، یس، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے کہا تھا بلو، اور بہت سارے ان کے جو مداح ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے اپنے نیلے قمیض اور نیلے کپڑوں میں اپنی تصاویر لگا لی تھی. تو وہ جو تصویر تھی وہ انڈیڈ شوکت بسرا صاحب نے نکالی تھی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ وہ کیس تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی نیب اسی طرح سے اپوزیشن کے خلاف تو چلے جا رہا ہے، ان کو ساری کرپشن وہی نظر آتی ہے، اور جو حکومتی الائنس ہے ان کے خلاف نیب جو ہے وہ ایک دم اندھا بہرا اور گنگا ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ایک عجیب بات ہے. آئی تھنک دس ہیز ٹو گو. کب تک نیب اسی طرح سے ایک سیاسی وکٹمائزیشن کا ٹول بنا رہے گا؟ اور مطلب ہم نے تو پوری زندگی نیب کو یہی دیکھا ہے. اس چیز کی شروعات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، جب یہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہوا کرتا تھا، اور یہ جو سارے تھے، بلکہ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کے رشتہ دار ہی ہیں جو کہ اس وقت ان کے سربراہ تھے اس وقت کی اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے. پھر اس کے بعد وہ نیب بن گیا مشرف کے دور میں. تو بہرحال یہ تب سے لے کر اب تک بدقسمتی کی بات ہے کہ سارے جو سیاستدان ہیں یہ لوگ بھر کے جھولیاں بھر کے یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ڈکٹیٹرز کو، لیکن انہی ڈکٹیٹرز کی بہت ساری روایات ان کو اتنی اچھی لگتی ہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ اگر ہمارے کسی مخالف کے یہ لوگ جو ہیں ہاتھ مروڑتے ہیں یا کان کھینچتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ سب کیا جاتا ہے، اور بالکل یہ ہونا چاہیے. اگر ہم نے یہ سب بھگتا ہے تو ہمارے مخالفین کیوں نہ بھگتے ہیں؟ اسی منفی سوچ کے تحت نیب چلا آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے چلتا رہے گا. حکومت کا اس میں ایک اور سٹانس جو ویک ہو گیا ہے جس بحاف پر، وہ یہ ہے کہ حکومت نے نیب امینڈمنٹس تو کی، اس میں انہوں نے وہ جو ان کا نیب کا وہ تھا انویسٹیگیشن کا ٹائم تھا جو کہ پہلے غالباً 90 دن ہوتا تھا، 90 روز کا ہوتا تھا کہ انویسٹیگیشن کے غرض سے اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو 90 روز تک اس کو اندر رکھا جا سکتا ہے. اس کو کم کر کے انہوں نے غالباً 15 دن کر دیا تھا یا 30 دن کر دیا تھا، پھر اس کو انہوں نے بڑھا دیا، 45 دن کر دیا. اس کیس میں انہوں نے اپنی ہی لائیوی نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے اسی کے خلاف ایک آرڈیننس لے کے آئے، جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے، کیونکہ اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ ملک میں نہیں تھے، تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو تھے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے سنس ہی از دا چیئرمین سینٹ. تو انہوں نے مطلب پیپلز پارٹی جو کہ ویسے بڑی مخالف بنی پھرتی ہے گورنمنٹ کی بھی، نون لیگ کو بھی ہر وقت آڑے ہاتھوں لیا ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی بھی یہ ڈپلیسٹی ہی آپ اس کو کہیں کہ وہی پیپلز پارٹی، جب انہی کے جو اتنے بڑے پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ ہیں یوسف رضا گیلانی، وہی جب ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے ان تمام نیب امینڈمنٹس کو، نیب امینڈمنٹ کے خلاف آرڈیننس کو اوکے کیا، جس کا مقصد یہی تھا ظاہر ہے کہ جب خان صاحب کو پکڑا جائے ان تمام 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں، تو اس وقت ان کو زیادہ دیر تک جو ہے جیل میں رکھا جا سکے یا پابند سلاسل رکھا جا سکے. تو اسی پیپلز پارٹی نے یہ والا امینڈمنٹ اوکے، یہ والا آرڈیننس جو ہے وہ اوکے کروایا اور پاس کروایا انہی کے دستخط سے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے. تو بہرحال اس میں ہر معاملہ، ہر پارٹی میں سمجھتی ہوں انتہائی دوہرے معیار اپناتا ہے اپنا، اور یہ آئی تھنک ان کو اس کے اوپر جتنا کال آؤٹ کیا جائے گا. میرے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریسر کا سب سے بڑا ٹیک اوے یہ تھا کہ جب ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا اور ان کو شاید فوجی تحویل میں لے لیا جائے گا، اس بات کا خدشہ وہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ اس کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل بھی دے رکھی ہے. تو اس کے جواب میں جب صحافی نے یہ سوال کیا تو بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے جواب میں رول آؤٹ نہیں کیا اس بات کو کہ ان کو، یہ انہوں نے نہیں کہا کیٹیگوریکلی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو فوجی تحویل میں لے لیں یا ان کے خلاف ملٹری ٹرائل چلے. تو آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیک اوے فار می. میرے لیے یہ سب سے اہم ٹیک اوے ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جو ان کا سٹانس ہے یا جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات ہے، کئی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب میں سمجھتی ہوں کہ بہت کھلی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور بالکل وہ ایک طرح سے اوپنلی ایکسپلسٹلی بغیر اپنے الفاظ کو دبائے ہوئے، بغیر اپنے الفاظ کو منس کیے ہوئے وہ یہ بات کھل کر کہتے ہیں کہ کسی طرح کی رعایت نہیں ہے. انتشاری ٹولہ بھی کہتے ہیں وہ، اور ڈیجیٹل دہشت گرد کی بھی جو ٹرمینالوجی ہے وہ انہوں نے دے رکھی ہے. تو یہ تو پہلے کی ان کی پریسرز ہیں، مطلب انہوں نے کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا لگی لپٹی بات نہیں کی، انہوں نے کھلی بات کی ہے ہر دفعہ کہ ڈائریکٹ پی ٹی آئی کی طرف جو ہے کوئی بھی، میں کہتی ہوں نرسری کا بچہ بھی سمجھ جائے کہ ان کے تمام تر جو اشارے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی ڈیجیٹل میڈیا کیمپین کی طرف ہیں. بہرحال پی ٹی آئی اپنے کنوینئنس کے لیے کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا وہ کس کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں. کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ سے نا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، وہ شاید کسی اور کی بات کر رہے ہیں، وہ تو نون لیگ والوں کی بات کر رہے ہیں، مطلب عجیب منطق نکالتے ہیں. لیکن بہرحال
किसी भी थोड़ी सी भी आम समझ फहम रखने वाले बंदे को साफ पता चल जाता है कि उनका जो इशारा है वो पीटीआई की तरफ था। और ये उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में से सबसे अहम टेक अवे तो ये था कि उन्होंने कभी भी कोई लगी लिपटी बात नहीं की। हमेशा उन्होंने बड़ा स्ट्रेट कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खान साहब के लिए एब्सोल्युटली नॉट है। कोई भी बंदा ये समझने से जो है मैं नहीं समझती कि कासिर होना चाहिए। कल की प्रेसर का सबसे अहम, परसों की प्रेसर का टेक अवे ये था कि उन्होंने मिलिट्री ट्रायल को रूल आउट नहीं किया। और मुझे लगता है कि खान साहब के लिए ये आने वाले दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर सामने आने वाली है बात। उनके पार्टी के लोगों से जब हम बात करें तो वो खासे परेशान नजर आते हैं इस बात को लेकर कि खान साहब का वो समझते हैं मिलिट्री ट्रायल अब करीब नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उनके लिए तो एक अलार्म बेल्स रिंग करेंगी ही। सबसे ज्यादा अफसोस की बात जो कि मैं खान साहब की तरफ से अफसोस करना चाहती हूँ वो ये है कि भाई आपके पार्टी के फाउंडर का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, वो वहां जेल में बैठा हुआ है। उसने कभी सेहत की शिकायत नहीं की, उसने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मुझे अस्पताल मुंतकिल कर जाएं या मुझे कहीं और किसी और मुल्क भेज दें। हाँ, लंदन के वो जो चांसलर का इलेक्शन है वो जरूर वो कंटेस्ट कर रहे हैं, बट देन अगेन मतलब उन्होंने ये बात कभी भी नहीं की कि उनको जेल में कोई तकलीफ है। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि वो वहां पर बैठे हुए हैं तो इनकी पार्टी कम से कम अपने आप को बेर मिनिमम ये तो कर सकते हैं ना कि अपने आप को मुत्तहिद रखें। इनकी पार्टी के लोगों को अपने आप से माशाल्लाह से मिलने से लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। वो खैबर पख्तूनख्वा एक हुकूमत, एक सूबे में इनकी अल्लाह अल्लाह करके हुकूमत बनी है और वहां पर भी ये लोग गुत्थम गुत्था है। कभी वो मिशाल यूसुफजई को निकाल देते हैं काबीना से, फिर उनको वापस रख लेते हैं। जब उनको निकाल देते हैं तो फिर वफाक में या जो पीटीआई की जो आप समझे सेंट्रल बॉडी है वहां पर उनको कोई ओहदा दे दिया जाता है। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि जो केपी पीटीआई केपी है उसका कोई रिफ्ट है पीटीआई सेंट्रल के साथ, बिल्कुल ऐसा एक आम तासुर जा रहा है। और आगे जाती हूँ, पीटीआई केपी के अंदर भी ऐसा मालूम हो रहा है और ऐसा नजर आ रहा है कि अपने अंदर भी उनके बहुत ज्यादा रिफ्ट्स हैं। तो मतलब ये लोग आपस में लड़ने में इनको फुर्सत नहीं है कि इमरान खान साहब का क्या दिफा करेंगे। मेरी तो समझ से ये बात बिल्कुल बालातर है। आप जो सबसे बेर मिनिमम चीज कर सकते थे ना, कोई नहीं, आपको किसी ने ये नहीं कहा था कि आप कोई जिहादी बने या आप पता नहीं क्या कर दें, आप सुसाइड जो है वो बॉम्बर बन जाए इमरान खान साहब की खातिर। ये तो कोई तकाजा ना था, ना है और ना होना चाहिए। लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं ना कि आप अपने आप को मुत्तहिद रखें, जो भी आपके पेटी इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा साइड में रखें इस वक्त और पार्टी को मुत्तहिद रखने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन किसी बंदे को, आई मीन इट अगेन, किसी बंदे को इस बात की कोई परवाह नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी की तरफ सारे के सारे लगे हुए हैं कि किसी तरह जो है वो हम अपनी दाल गलाएं और अपनी जो 1.5 ईंट की मस्जिद हमने खड़ी की हुई है वो कहीं ना जाए और अपनी जो जैसे कहते हैं ना पावर स्ट्रगल या अपनी जगह बनाने के लिए बस वो उसमें लगे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल है इनकी पार्टी में किसी को भी इस बात का कोई भी सीरियस परवाह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ शायद मिलिट्री ट्रायल का आगाज हो सकता है, विच आई थिंक इज क्वाइट प्रोबेबल गिवन द DGISPR's प्रेसर डे बिफोर येस्टरडे, जिसमें उन्होंने बहुत अहम बात है कि रूल आउट ही नहीं की ये वाली बात जब उनसे सवाल किया गया। देखिए, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी मैं बिल्कुल खुले दिल से तारीफ करना चाहती हूँ कि ये जो मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है ये बहुत एक संगीन मसला है, बिलखुसूस तब जब हम लोग अपने डिप्राइव्ड सेगमेंट को, अपने मुआशरे के उस तबके को तालीम देने की बात करते हैं, बच्चों को तालीम देने की बात करते हैं जो कि अब खुद तालीम के अखराजात प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वहां पर नहीं उठा सकते हैं। और पब्लिक स्कूल्स का या पब्लिक स्कूलिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है कि चले आपने एक बच्चे को आपने तालीम दे दी, आपने पढ़ाई का इंतजाम कर दिया, अच्छा स्कूल दे दिया, अच्छा करिकुलम दे दिया, असातिज़ा अच्छे दे दिए, सब कुछ आपने कर दिया। लेकिन मैं समझती हूँ वो बच्चा उस एक हद तक ही उस पढ़ाई को, उस लर्निंग को अपने जहन नशीन कर सकता है, सिर्फ एक हद तक कर सकता है, क्योंकि उसके बाद उस बच्चे की एक लिमिटेशन आ जाती है उसके मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम की वजह से। ये एक बहुत सीरियस मसला है और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ एक जिस्मानी तौर पर इसका ताल्लुक है, क्योंकि अब तो इसको लेकर मैं देखती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है और यहाँ पर भी अब लोगों को पता है कि मैल न्यूट्रिशन का मतलब ये कि आपके हर ऑर्गन पे, आपके जिस्म के हर ऑर्गन पे, आपके बॉडी के हर फंक्शन पे मैल न्यूट्रिशन का असर होता है। बेसिक अगर न्यूट्रिएंट्स जिस भी चीज के फंक्शनिंग के लिए आपकी बॉडी में जरूरी है, अगर उनकी कमी हो तो जाहिर है वो चीज की उस तरह की सलाहियत नहीं रखती है और वहां पर आपको प्रॉब्लम्स भी आने लगती है, बीमारियां भी होने लगती है, डिसीजेस होते हैं, बहुत कुछ है। और खास तौर पे जहन का जो मामला है, बिलखुसूस बढ़ते बच्चों की जो नशोनुमा है, उनको तो न्यूट्रिएंट्स की और ज्यादा जरूरत होती है। उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं बच्चों की और ग्रोइंग बच्चों की,
وہ بڑوں سے کئی زیادہ ہے, ایڈلٹ سے کئی زیادہ ہے. تو اگر وہ نیوٹریشنل نیڈس ہی ان کی پوری نہ ہو تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ جو تمام تر پڑھائی اور تمام تر آپ جو ان کی اسکولنگ کر رہے ہیں, وہاں پر جو آپ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں وہ پوری طرح جو اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے. کہ اگر ان کی اسکولنگ کے اندر ہی یہ بیسک فلو رہ جائے کہ چلیں آپ نے ان کی اسکولنگ تو کر دی ہے لیکن ان کی فزیکل ان کی باڈی کا جو ان کی جو نیوٹریشنل نیڈز ہے وہ پوری نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ ایک حد تک ہی جو ہے وہ لرننگ کر پاتے ہیں یا ان کی برین ڈیولپمنٹ ہو پاتی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے, اور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اس بارے میں بالکل ان کو ایکنالج کرتی ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. ایک اسٹیپ آگے جاتے ہوئے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی مجھے یاد ہے اب سے کچھ ہفتے پہلے غالباً اگست کے ہی مہینے میں انہوں نے بھی ایک اس طرح کا انیشیٹو تھا جس کو شہباز شریف صاحب نے بطور پی ایم انہوں نے لانچ کیا تھا, اور وہ وفاق کے حد تک تھا کہ وفاق میں جو پرائمری اسکولز ہیں وہاں پر بھی انہوں نے ایک میل پروگرام بچوں کے لیے متعارف کروایا تھا. بلکہ وہاں جو سیکرٹری ہیں متعلقہ سیکرٹری محی الدین وانی صاحب وہ ایک بڑے اچھی شہرت کے مالک ہیں, میں ان کو کافی پرانا جانتی ہوں ان کے پی ایم ڈیز سے, اور وہ ایک گو گیٹر قسم کی شخصیت ہیں کہ مطلب بیوروکریسی میں آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ تو اکثر لوگوں پہ ہم تنقید ہی کرتے ہیں اور تنقید ان کو تنقید کے ہی قابل ہوتے ہیں وہ, لیکن بہرحال کچھ یہاں پر اچھے نام ہیں بیوروکریسی میں بھی ہماری, تو ان کی بھی آئی تھنک ان کی تعریف بھی پھر ہمیں اتنی کھلے دل سے کرنی چاہیے. تو ہی از ون سچ نیم جن کا میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ انہوں نے اس انیشیٹو کو بہت ایک آگے جا کر ایک اچھے لیول پر جا کر انہوں نے خود پرسنلی اس کو سٹیئر کیا, اور پھر باقاعدہ طور پر اس پروگرام کا, اس میلز پروگرام کا انہوں نے افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف سے کروایا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسی طرح کا ایک پروگرام وفاق میں بھی آ چکا ہے پرائمری اسکولس کے لیے, اور ان بچوں کی نیوٹریشنل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے کہ ان کا میل کا باقاعدہ پروگرام ہو بچوں کا, اور اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہوں, کھانے میں کیا کیا ہو کہ ان کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس بچوں کی جو بھی ان کی غذائی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں, ان کو جو بھی ان کو میلز میں چیزیں دی جا رہی ہیں. ظاہر ہے اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنا اوور دا ٹائم یہ اب ایک اصل چیلنج ہوگا کہ جو غذا دی جا رہی ہے اس کی کوالٹی بھی بالکل اچھی ہو, بہترین کوالٹی ہو, اور اس میں کسی طرح کا جسے کہتے ہیں نا کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے, خاص طور پہ کھانے کا ظاہر معاملہ اور بچوں کے کھانے کے حوالے سے اس کے اوپر بالکل بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے, بالخصوص اگر کوالٹی کے اوپر کوئی ضرب آ جائے تو یہ ایک ان دا لانگ رن یہ ضرور بات ہوگا. لیکن میرا خیال ہے اسٹیپ بہت اچھا ہے, بہت بڑا اسٹیپ ہے, بہت اچھا اسٹیپ ہے, اینڈ اٹ از ان دا رائٹ ڈائریکشن. مریم نواز صاحبہ نے بھی پھر اس کو ظاہر ہے انہوں نے بھی وہاں پنجاب میں اسٹارٹ کیا ہے, اور ان کا بھی یہ پروگرام بہت اچھا ہے, قابل ستائش ہے. کہ بالکل ایک یہ آپ کو کئی لوگوں کو علم ہوگا کہ ویسٹ میں مغربی ممالک میں یہ بہت اہم پریکٹس ہے, وہاں پر بھی بچے جبکہ آپ کو پتہ ہے ادھر پر کیپٹا انکم ہم سے بہتر ہے, لیونگ سٹینڈرڈز بھی وہاں پر لوگوں کے پاکستان سے کئی بہتر ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی یہ جو پروگرامز ہیں میل پروگرامز یہ ان کے پبلک اسکولس کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اور آج ابھی سے نہیں ہے کئی دہائیوں سے ان کے پروگرامز کا حصہ ہے. بلکہ ان کے پارلیمنٹ میں کئی دفعہ مجھے یاد ہے فرینچ پارلیمنٹ میں بھی ایک کچھ سال پہلے کی بات ہے ایک بہت ڈبیٹ اس بات پر چلی تھی کہ بچوں کا جو میل ہوتا ہے اسکول کا اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر اپوزیشن بینچز اور ٹریجری بینچز اس کے اوپر بحث کر رہے تھے باقاعدہ اپنی پارلیمنٹ میں کہ جی بچوں کی جو اسکول میلز ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے یا کیا نہیں ہونی چاہیے, کہ کس طرح سے اس میل کو ہم لوگ جو ہے اس قدر اچھا بنائیں کہ ہم اپنی آگے آنے والی جو نسل ہے یا جنریشن ہے ان کو ہم اگلی آنے والی کسی بھی لڑائی کے لیے ہر طرح کی تگ و دو کے لیے تیار کر پائیں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ اتنی کنسٹرکٹیو وہاں پر مغربی ممالک میں ان کے پارلیمنٹ میں اس طرح کی کنسٹرکٹیو ڈبیٹس ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہی صرف اور صرف عوام کے مفاد کے لیے ہیں اور صرف عوام کے بھلے کے لیے ہیں. پاکستان میں بھی ہم نے اس جانب اب ایک پہلا قدم رکھا ہے, بہت اچھی بات ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اس کو آگے بھی لے جایا جائے گا, اور حکومت کے کسی بھی حکومت کے آنے یا جانے سے ان طرح کے اچھے اقدامات کو ان کے اوپر کوئی ضرب نہیں آنی چاہیے, جو کہ بدقسمتی سے آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے پبلک ویلفیئر کے لیے بھی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جب بھی کوئی دوسری حکومت آتی ہے, دوسری پارٹی کی حکومت آتی ہے, تو اپنے پچھلے والوں کو وہ لوگ پہلے گالیاں نکالتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ ان کی کک بیکس لینے کا ایک منصوبہ تھا اور انہوں نے یہ سارا کچھ دراصل اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کیا تھا. تو آئی تھنک یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے بھی کچھ اچھے منصوبے تھے جو کہ انہوں نے ختم کر دیے یہی تنقید کر کے, اور ان کے بھی کئی منصوبے پی ٹی آئی بھی اگر آ گئی اقتدار میں تو وہ لوگ بھی یہی تنقید کر کے ختم کر دیں گے. تو آئی تھنک اس چیز سے ان کو باہر نکلنا چاہیے. یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس کا محور عوام سے بہت دور جا چکا ہے, اور وہ اب ایک اپنی ذاتی لڑائیوں میں اور وہ وہاں پر جا چکا ہے. تو جو عوامی مفاد کے اس طرح کے انیشیٹوز ہیں وہ صرف اور صرف تعریف کے قابل ہیں.
देखिए, मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त अगर मुल्क में जो सबसे अच्छी सियासत जो शख्स कर रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, क्योंकि उनके बारे में गोया ये जो फिक्रा है ये तनकीद पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है उनको उनकी तर्ज सियासत को इस वक्त प्रेजेंट डे में समझाने के लिए ये बड़ा ऐप्ट है कि वो ना 3 में ना 13 में उस तरह का उनका तर्ज सियासत है फिलहाल। और ये आई थिंक उनके लिए आगे जाकर इन द लॉन्गर रन में भी उसका फायदा भी उनको होगा इस बात का। मैं आगे बताती हूँ कि किस तरह से होगा, लेकिन उनको अपोजिशन भी भरपूर कोशिशें कर चुकी है मनाने की, गवर्नमेंट भी भरपूर कोशिशें कर चुके हैं मनाने की। पीटीआई की तरफ से मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको 4 वजारतें भी ऑफर की गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कि अगर वो बाकायदा तौर पर इत्तेहादी बन जाते हैं और केपी गवर्नमेंट में वो साथ आ जाते हैं बतौर एलाय, तो उनको 3 वजारतें और 1 SAPM उनकी पार्टी से जो है वो दिया जाएगा। उस पर भी खैर उन्होंने फिलहाल तो कोई गो अहेड नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ वफाक में भी हमें पता है कि केपी के गवर्नरशिप के ऊपर जो है मौलाना साहब चाहते थे कि उनकी जमात को मिले, जो कि मेरा ख्याल है उनको मिल भी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उनका वफाक के एतबार से भी उनकी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, उनको ऑफर किया गया है वफाक की तरफ से भी काफी कुछ। और जो गवर्नरशिप की बात है वो भी एट वन पॉइंट इन टाइम में, कि बहुत एक अहम इंकशाफ करना चाहती हूँ कि एक एट वन पॉइंट इन टाइम जब फैसल करीम कुंडी बिल्कुल बहुत करीब आ चुके थे गवर्नरशिप हासिल करने के, उस वक्त भी मौलाना साहब इस रेस में बहुत एक अहम हिस्सेदार थे। और बहुत ऐन मुमकिन था उस वक्त भी कि मौलाना साहब जो है उनको दे दी जाती, इंस्टेड ऑफ पीपल्स पार्टी JUI को मिल जाती गवर्नरशिप खैबर पख्तूनख्वा में। क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली क्योंकि JUI ने कहा कि हमें ये काफी नहीं है, हमें इसके अलावा और भी हमारी आपसे एक्सपेक्टेशंस है। तो एनीवे फिर इसकी वजह से फिर वो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी के पास चली गई। अभी भी थोड़े टाइम पहले भी ये दोबारा इस तरह की एक बहस छिड़ी थी जब वजीर आजम भी मिले हैं मौलाना साहब से, और जब हुकूमती जो वफूद हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब से, तो उस वक्त जो है ये बात दोबारा छिड़ी कि शायद गवर्नरशिप हम चेंज करें। लेकिन उस पर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है अब बिल्कुल वो हुकूमत के साथ सीधी हो गई है, बिल्कुल PMLN के साथ सीधी हो गई है, और उन्होंने कह दिया बस हम आपके साथ ज्यादा और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप शुक्र करें कि हम इतने सख्त तरीन इख्तलाफात के बावजूद जो है आपके साथ बैठे हुए हैं और आपकी हुकूमत को हम गिरा नहीं रहे हैं। ये मैसेज बरमला तौर पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पहुंचा दी है, और फिर साथ साथ ये भी कहा है कि अब आप हमारे साथ मजीद कोई फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो ना चलाएं। तो एनीवे तो इस वजह से जो है इस दफा ये बात वफाक की तरफ से भी आगे ना बढ़ पाई गवर्नरशिप की जो खैबर पख्तूनख्वा की है। तो बात यह है कि मौलाना साहब अभी किसी के साथ भी चलने को आमादा नहीं है, फिलहाल अभी तक स्टेटस को है, ना वो अपोजिशन के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इकट्ठे हो रहे हैं अपोजिशन के अलायंस में जो कि PTI लेड है, और इसमें कुछ और पार्टीज भी हैं। एन मुमकिन है कि सरदार अख्तर मेंगल भी इस अलायंस का हिस्सा बन जाए। तो वो लोग ना वो उनके साथ चलना चाहते हैं और ना वो हुकूमत के अलायंस के साथ चलना चाहते हैं। और उनकी वही वाली बात है, मैंने शायद आपके पिछले वीडियो में भी बात की थी, मौलाना साहब की अभी जो थोड़ी बहुत भी एक गुर्बत है स्टांस को लेकर, जो उनकी ज्यादा जो थॉट मिलती है वो PTI से ज्यादा मिलती है, ऑपोजिशन अलायंस से ज्यादा मिलती है। अभी भी वो हुकूमत के अलायंस से काफी दूर है, उनकी सोच से वो काफी दूर है। मैं इसलिए की बात कर रही थी कि ये 3 में ना 13 में होने का, ना 3 ना 13 में होने का जो फॉर्मूला है वो मौलाना साहब की सियासत को आगे आने वाले दिनों में शायद उनको फेवर करेगा। अमूमन अगर कोई और पार्टी ये करती तो शायद उसको इस बात का डिसएडवांटेज होता, लेकिन JUI को इसका फायदा मिलेगा। मैं बताती हूँ क्यों। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो आपको पता है और कि जो इलेक्शन को लेकर जो एतराजात हैं वो मौलाना साहब की पार्टी का महवर है, और वो एतराजात जो हैं वो उनको कभी भी इस वक्त हुकूमत के साथ जुड़ने नहीं देंगे। और वो इस वजह से जो है, और दूसरी बात इस्टेब्लिशमेंट को भी आपको पता है मौलाना साहब मैं तो समझती हूँ वाहिद वो एक जमात है जो कि बड़ा खुल खुल के इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेते हैं, और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो एक मजहबी जमात है। तो उनके खिलाफ ना कोई नैब की इंक्वायरी चल सकती है, ना उनकी कोई पकड़ धकड़ उस तरह से हो सकती है, ना उनकी किसी इज्तिमा पर जो है वो शेलिंग हो सकती है, आंसू गैस शेलिंग हो सकती है, ना वाटर कैनन इस्तेमाल हो सकता है। मजहबी जमात है, पाकिस्तान जैसे आपको पता है मुल्क में किसी भी मजहबी जमात के खिलाफ इस तरह की चीजें नहीं होती, सीधी सीधी बात है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो बहरहाल इस बात का एज और फायदा मौलाना साहब को हमेशा रहा है और अभी भी है। तो इस वजह से वो एस्टेब्लिशमेंट को भी इस एडवांटेज को इस्तेमाल करते हुए उनको बहुत आड़े हाथों लेते हैं। ऐसे ऐसे बयानात मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से देते हैं कि कोई और जो लीडर है किसी पार्टी का या सरबराह है वो सोच भी नहीं सकता। तो बहरहाल बात ये है कि नंदलेस ये चीज उनको फेवर कर रही है। वो एक जिसे कहते हैं ना, एक बागी के तौर पर, एक
रिफॉर्मर के तौर पर वो सामने आ रहे हैं और उनकी पार्टी उनको इसी तरह से देख रही है, इनकलाबी के तौर पर उनको जो है देखा जा रहा है उनकी पार्टी में, तो इसलिए वो हुकूमत के साथ नहीं जुड़ेंगे। ये हो गई हुकूमत की बात। पीटीआई के साथ वो क्यों नहीं जुड़ेंगे? उसकी वजह ये है कि बहुत साल ये तो अब दोस्ती हुई है ना इनकी, वरना इससे पहले आपको पता है पूरी की पूरी जेयूआई और पीटीआई तकरीबन 20 सालों से जेयूआई के तमाम वर्कर्स को ये बताया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहूदी लॉबी हैं और वो यहूदी लॉबी की पैदावार हैं वगैरह वगैरह। अब अगर रातों रात ये चाहें कि वो स्टांस अपने वर्कर्स के, अपने कारकुनान के जहनों में बदल दें, तो ऐसा हो नहीं सकता। इस बात का एतराफ फजलुर रहमान साहब को खुद भी है। इसी वजह से ये बात उनको फेवर नहीं करती कि अगर वो अब पीटीआई के साथ जाकर जुड़ जाएंगे तो इसका भी उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगा और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम पड़ेगी, उनके कारकुनान की नजरों में उनकी अहमियत गिर जाएगी कि आप हमें क्या कहते थे, अब आप उन्हीं के साथ जाकर जुड़कर बैठ गए। तो गोया ये कि पीटीआई के साथ भी अलहदगी ही इख्तियार करने में मौलाना साहब की खैर है और जेयूआई की खैर है। तो आई थिंक कि 3-13 में होने वाली जो पॉलिसी है वो इनके हक में है और मौलाना साहब ये बात समझ गए हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में भी मैं नहीं समझती कि वो किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बाज़ाब्ता तौर पर बनेंगे। हाँ, वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि अपनी सहूलियत के हिसाब से और जिसे कहते हैं ना कि उस वक्त की जो भी ज़रूरत होगी वहां पर वो अपना स्टांस रख दिया करेंगे। जैसे रिजर्व सीट्स के मामले पे वो पहले जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और फिर जब फैसला पीटीआई के हक में आया तो उन्होंने पीटीआई का साथ वो हो गए। और इसी तरह से कानून साजी जो अभी असेंबली में वो मजीद होने वाली है आने वाले दिनों में, उनमें भी हो सकता है वो हुकूमत का साथ दे ले। उन्होंने एक दफा ये अंदिया भी दी है पिछले दिनों एक स्पीच में जो उन्होंने कौमी असेंबली में की। उन्होंने ये कहा उसमें कि हम मुल्की मफाद का जब भी मामला आएगा तो आप हमें अपने बिल्कुल शाना बशाना देंगे। उनका हवाला इसी कानून साजी के ऊपर था जो कि अगले आने वाले दिनों में होने वाली है कौमी असेंबली में, और उसमें ऐन मुमकिन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत का साथ दे दें। तो मतलब ये कि वो इंस्टेंस बाय इंस्टेंस अपनी स्ट्रेटजी जज करेंगे, कभी वो पीटीआई के साथ हो जाएंगे, कभी वो गवर्नमेंट के साथ होंगे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वो किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे।